हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में यार हम देखेंगे कि वेक्टर क्या होते हैं, हमारे इसको यूज़ करने की क्या ज़रूरत पड़ी जब हमारे पास ऑलरेडी एरेज था सी प्लस प्लस में। और इसके बाद ही हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो बहुत सारे कंपनीज में पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है जो कि बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ होता है, जिसका नाम है किडेंस एल्गोरिदम। तो यार वेक्टर्स पे बात करते हैं। तो यार पहली बात तो ये कि वेक्टर होता क्या है। तो बेसिकली जैसे कि तुम जानते हो कि एरेज क्या होता है, पिछले 2-3 वीडियो में हमने एरेज पे ही डिस्कशन करा था। अगर तुमने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो। और एरे तुम्हें अगर पता है क्या होता है तो एक तरह से तुम्हें वेक्टर पता है क्या होता है, क्योंकि सी प्लस प्लस में वेक्टर कुछ नहीं, बस एक एरे है। बस इसमें एक यही फ़र्क होता है कि वेक्टर में तुम्हें पहले से साइज़ नहीं देना पड़ता है और इसका साइज़ डायनेमिकली चेंज होता रहता है प्रोग्राम में। यानी कि ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करता है और एरेज तुम्हारा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करता है। तो यार दूसरा क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि अगर हमारे पास पहले से एरेज था तो हम वेक्टर क्यों यूज़ कर रहे हैं, वेक्टर क्यों इंट्रोड्यूस करा गया। तो पहली दिक्कत एरे में ये थी कि यार उसका एक फिक्स साइज होता था कि मान लो अगर तुमने प्रोग्राम को स्टार्ट करा और तुम्हें कोई एरे बनाना है तो तुम्हें एक फिक्स साइज उसको पहले से देना पड़ेगा। अब तुम्हें ये नहीं कर सकते कि बीच प्रोग्राम में तुम्हें ज़्यादा साइज की ज़रूरत पड़ गई तो तुम एरे का नया साइज बना दो या एरे में और साइज ऐड कर दो। तो ये फीचर हमें वेक्टर देता है, बल्कि एरे नहीं देता। और वेक्टर हमें बहुत सारे ऐसे फीचर देता है कि हम एलिमेंट को डायरेक्टली इनबिल्ट फंक्शन फाइंड यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि वो वेक्टर में है कि नहीं। हम इरेज कर सकते हैं, हम इंसर्ट कर सकते हैं और कभी भी हम नया एलिमेंट वेक्टर में कभी भी डाल सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज कि उसका कितना साइज है। हम कभी भी वेक्टर के साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स वेक्टर देता था। तो एरेज की जगह अब वेक्टर मोस्टली लोग यूज़ करते हैं और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन भी तुमसे यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वेक्टर से यूज टू हो, क्योंकि वेक्टर तुम्हें जितने भी और भी एसटीएल डेटा स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस प्रोवाइड करता है उसके साथ ईज प्रोवाइड करता है, उनको यूज़ करने में बहुत आसानी होती है। उन सबका साथ तुम वेक्टर को कंबाइन कर सकते हो। और वेक्टर एक स्पेसिफिक तुम्हारा डेटा टाइप की तरह काम करता है कि जो कि तुम्हें ये बताता है अगर तुमने वेक्टर का कुछ बनाया है तो उसका मतलब वो एरे है। तो यार अब बात करते हैं कि वेक्टर हम बनाते कैसे हैं। जैसे एरे हम बनाते हैं इंट ए और स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका साइज दे देते हैं तो हमारा एरे बन जाता है। तो वेक्टर बनाने के लिए हमें पहले वर्ड वेक्टर लिखना पड़ता है, फिर ये सिंबल यूज़ करना पड़ता है, फिर यहाँ पे तुम वो लिखते हो डेटा टाइप जिस डेटा टाइप का तुम एरे बनाना चाहते हो। जैसे मान लो तुम इंट का एरे बनाना चाहते हो तो यहाँ पे हमने इंट लिख दिया। कैरेक्टर का एरे बनाना चाहते हो तो तुमने कैरेक्टर लिख दिया। अगर तुम स्ट्रिंग का एरे बनाना चाहते हो, अब कैरेक्टर और स्ट्रिंग के एरे में फ़र्क है। तुम एक नॉर्मल स्ट्रिंग जब रीड करते हो तो वो स्ट्रिंग पूरी होती है, लेकिन उसका हर एक एलिमेंट एक कैरेक्टर होता है। और यहाँ पे मैंने लिखा है वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी एक नया डेटा टाइप है जो कैरेक्टर एरे को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। तो वेक्टर का जब तुम स्ट्रिंग का एक वेक्टर बना देते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा हर एक एलिमेंट एक इंडिविजुअल स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि उस एरे के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्ट्रिंग्स होंगे। एक नया डेटा टाइप है पेयर, जिन लोगों को नहीं पता आगे आने वाले वीडियोस में हम ये कवर करेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये तुम्हारे दो मेंबर, दो इंट इंट मेंबर को एक साथ कंबाइन एक पेयर की तरह स्टोर कर लेता है। और इस एरे में यानी कि वेक्टर ऑफ पेयर में क्या स्टोर होगा, तुम्हारे अलग अलग पेयर स्टोर होंगे। तो तुम देख रहे हो कि वेक्टर कभी भी तुम्हें इनिशियलाइज करना हो तो तुम वेक्टर लिखो, अंदर किस टाइप का तुम एरे बनाना चाहते हो वो लिखो और फिर उसका नाम लिख दो। तो वेक्टर को भी इनिशियलाइज करने का और यूज़ करने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि तुम डायरेक्ट वेक्टर लिखो, उसका डेटा टाइप लिखो कि किस टाइप का तुम्हारा एरे है, उसका नाम लिखो और फिर उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर तुम्हें क्या इनिशियल साइज रखना है वेक्टर का और सारे एलिमेंट में क्या वैल्यू रखनी है, तुम ये चीज़ कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली। तो एरे में जैसे कि हम साइज देते थे वैसे सिमिलरली यहाँ वेक्टर में भी हम साइज दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पैरेंथेसिस यूज होते हैं ना कि स्क्वायर ब्रैकेट्स। पैरेंथेसिस के अंदर तुम साइज लिख दो, कॉमा, अगर तुम्हें वैल्यू कोई लिखनी है तो यहाँ पे तुम वो वैल्यू लिख सकते हो जिससे सारे एलिमेंट इनिशियलाइज हो जाएंगे। अगर तुम्हें वैल्यू नहीं लिखनी तो साइज के बाद ही अपना पैरेंथेसिस क्लोज कर दो। तो ऐसे में तुम्हारे वेक्टर की एक कुछ इनिशियल साइज हो जाएगी।
और यार मान लो अगर तुम वेक्टर को ऐसे भी इनिशियलाइज करते हो कि वेक्टर इंट वी और सेमीकोलन लगा दिया, तो इसके बाद हम एक असाइन फंक्शन यूज कर सकते हैं ताकि बाद में कभी हमें वेक्टर को किसी साइज से इनिशियलाइज करना हो और वैल्यू से, तो हम इसको कर सके। तो यार अगर तुमने वेक्टर को कभी भी इस तरीके से इनिशियलाइज कर दिया कि उसका तुमने कोई एक स्टार्टिंग में फिक्स्ड साइज दे दिया है, तो तुम वेक्टर को अपने प्रोग्राम में नॉर्मली जैसे एरे को यूज़ करते हो वैसे ही यूज़ कर सकते हो। यानी कि मान लो जैसे तुम्हें इनपुट लेना है तो तुम डायरेक्ट सी इन वी ऑफ आई कर सकते हो, क्योंकि तुमने ये साइज डिफाइन कर दी है मेमोरी में। वेक्टर को तुमने कुछ साइज मेमोरी में दे दिया है, तो तुम ये मेमोरी यूज़ कर सकते हो, तुम्हारा कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन मान लो अगर तुमने वेक्टर डायरेक्ट ऐसे बनाया होता, वेक्टर इंट और वी सेमीकोलन, ये असाइन फंक्शन तुमने नहीं यूज़ करा होता, यानी कि तुमने अभी मेमोरी में बस एक जगह रखी है कि मैंने ये वेक्टर बनाया है, तुमने इसको कोई साइज नहीं दिया है, यानी कि इसका साइज अभी 0 है। जब तुम इसके अंदर एलिमेंट डालते हो तो ये अपना साइज डबल कर लेता है हमेशा जब भी इसको एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर तुमने वेक्टर को नॉर्मल तरीके से बनाया है कि वेक्टर इंट ऑफ वी और तुमने साइज इनिशियलाइज नहीं करा है, तो अगर तुम्हें इसमें इनपुट लेना होगा तो तुम पुश बैक फंक्शन यूज़ करते हो। फॉर लूप लगाया, हमने एक इंट वेरिएबल में पहले इनपुट लिया और वेक्टर डॉट पुश बैक एक्स करा, तो इस तरीके से तुम इसके अंदर वैल्यू डालते हो। अगर तुमने साइज नहीं दिया है तो तुम ये स्टेटमेंट सी इन ऑफ वी ऑफ आई नहीं कर सकते, वरना इसकी वजह से तुम्हारा सेगमेंटेशन फॉल्ट आ सकता है। तो यार अगर सपोज करो तुमने इनिशियली वेक्टर का साइज 7 रखा था और अब तुम एक एक करके तुमने सारे सातों एलिमेंट तुमने फिल कर दिए, लेकिन अब तुम्हें चाहिए कि तुम्हें 8वां एलिमेंट भी फिल करना है। तो 8वां एलिमेंट जब तुम फिल करोगे तो वेक्टर क्या करेगा, उसने देखा कि 7 एलिमेंट थे और सातों भर गए हैं, तो वो अपने साइज को डबल कर लेगा, यानी कि 7 से अब वो 14 कर लेगा अपने साइज को। तो हमेशा वेक्टर अपने साइज को डबल करता है, तो ये चीज़ हमें प्रॉब्लम भी दे सकती है बहुत जगह जब मेमोरी की लिमिटेशन होती है। मान लो तुम्हारे एरे का साइज़ 10 की पावर 6 लिमिटेड था और इतने ही मेमोरी स्पेस में तुम्हें करना है, लेकिन अगर तुमने वेक्टर को 10 की पावर 6 ही साइज़ दिया होगा, तो जब सारे एलिमेंट भरेंगे तो वो अपना साइज़ डबल कर लेगा, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर 6 कर लेगा। तो ये चीज़ तुम्हारी दिक्कत कर सकती है, इसलिए कभी भी वेक्टर यूज़ करो और तुम्हें अगर पहले से पता हो कि क्या साइज़ लेना है, तो जितनी तुम्हारी मैक्सिमम साइज होती है तुम दे दो वो वेक्टर को, और कुछ 5-7 एक्स्ट्रा स्पेस और दे दो ताकि वो अपने साइज को डबल ना करे जब वो मैक्स स्पेस रीच कर जाए। तो यार यही एक छोटा सा इंट्रो था वेक्टर्स का। वेक्टर्स बेसिकली बहुत इजी है, बिल्कुल एरे की तरह ही यूज़ होता है। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगा, अगर तुम्हें वेक्टर ढंग से सीखना है तो एक हफ्ते, बस एक हफ्ते तुम लीड कोड पे जाके कोडिंग करो। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे तुम्हें सारे प्रोग्राम में फंक्शन की तरह अपना आउटपुट या अपना कोड देना होता है, तो हर फंक्शन में तुम्हें इनपुट भी वेक्टर मिलेगा, तुम्हें आउटपुट भी वेक्टर ही कराना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। और जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता तो हम उस चीज़ को अच्छे से सीख जाते हैं। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही रहेगा, अगर तुम्हें वेक्टर अच्छे से सीखना है तो एक हफ्ते तुम लीड कोड पे कोडिंग करो, तुम्हें वेक्टर्स वहाँ पे अच्छे से आ जाएगा। इसमें ज़्यादा डीप में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि वेक्टर में बस इनिशियलाइज करना ही डिफरेंट होता है एरेज के मुकाबले, और बस एक ये पुश बैक वाली चीज़ नहीं होती है, बाकी सारी चीज़ें सेम एरेज की तरह ही यूज़ होती है वेक्टर में, तो इससे डरना नहीं है। और आगे फ्यूचर के लिए मैं अपनी सारी वीडियोस में वेक्टर ही यूज़ करने वाला हूँ, तो धीरे धीरे अगर कुछ नया आता है वेक्टर में तो वो मैं फ्यूचर वीडियोस में बताता रहूँगा। आज के लिए वेक्टर्स के टॉपिक में बस इतना ही है। तो आज जिस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था कि मैं इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ कैडेन एल्गोरिदम पे बेस्ड, ये क्वेश्चन गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारी कंपनीज में पूछा गया है, क्योंकि ये कैडेंस एल्गोरिदम तुम्हारे बहुत जगह काम आता है जहाँ पे सब एरे की प्रॉब्लम होती है और तुम्हें मैक्सिमम प्रॉफिट सब एरे निकालना होता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि तुम्हें एक एरे गिवन होगा, मान लो ये तुम्हारा एरे है, तुम्हें इसमें से मैक्सिमम सम ऑफ अ सब एरे प्रिंट करवाना है, यानी कि कोई भी सब एरे जिसमें सारे एलिमेंट का सम मैक्सिमम आ रहा है, तो वो सम कितना है तुम्हें ये प्रिंट करवाना है। तो इससे पहले कि हम मेन लॉजिक डिस्कस करें, दो चीज़ें जान लेना एरेज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्रीक्वेंटली हर क्वेश्चन में आती रहती है। पहले कि सब एरेज क्या होते हैं, तो यार सब एरे कुछ नहीं होते, कॉन्टिन्यूस एलिमेंट्स अगर किसी भी एरे के तुम ले लोगे
तो वो सब एरे होंगे। वो उसकी लेंथ 1 भी हो सकती है और उसकी लेंथ n भी हो सकती है, यानी कि एरे के साइज का 1 से लेके n तक जितनी भी लेंथ हो वो हो सकती है एक सब एरे की लेंथ। और बस इसमें एक मेन कंडीशन होती है कि सारे एलिमेंट कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो 1 2 और -3 कॉन्टिन्यूस भी है और इस एरे से बिलोंग करते हैं, तो ये एक सब एरे होगा। दूसरा 2 -3 4, ऐसे ही लास्ट का ये जो सब एरे है ये सारे एक सब एरे होंगे इस पूरे गिवन एरे के। तो ये तो रही बात सब एरे क्या होते हैं। दूसरी चीज़ आती है सब सीक्वेंसेस क्या होते हैं। इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। सब एरे में जैसे मैंने कहा कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, सब सीक्वेंसेस में ये बात फॉलो नहीं होती। तुम्हें बस जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर सेम रखना है, यानी कि अगर मान लो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -3 और फिर 4 है, तो अगर तुम सब सीक्वेंस लिखते हो तो 2 अगर तुम ये वाला सेलेक्ट कर रहे हो तो ये हमेशा -3 से पहले आएगा। ये नहीं कर सकते कि तुमने कोई सब सीक्वेंस लिखी और -3 लिखा पहले फिर ये वाला 2 लिख दिया। तो ऑर्डर तुम चेंज नहीं कर सकते और सारे एलिमेंट एरे के बिलोंग होने चाहिए। जैसे कि अगर सब सीक्वेंस में हम एग्जांपल लें तो 1 -3 5 और 3, यानी कि ये वाला 1 लिया हमने, -3 लिया, 5 लिया और 3 लिया, तो ये सब सीक्वेंस होगा। अगर हमने मान लो 1 लिया, -3 लिया, फिर -2 लिया, फिर हमने 5 लिया, यानी कि ऑर्डर चेंज कर दिया, तो ये एक सब सीक्वेंस नहीं होगा। तो आई होप तुम्हें इन दोनों का डिफरेंस क्लियर होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट सेक्शन में तुम लिख सकते हो। सो यार बैक टू आवर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन था कि हमें मैक्सिमम सम निकालना है किसी भी सब एरे का इस एरे में से। तो यार दिक्कत क्या आ रही थी, हम यूँ भी सोच सकते हैं कि नेगेटिव नंबर भी हैं इसके अंदर और कुछ पॉजिटिव नंबर भी हैं। अगर हमारे नेगेटिव नंबर कोई भी नहीं होता तो सिंपल आंसर होता जो पूरे एरे का सम है वही मैक्सिमम होता। लेकिन यहाँ पे कुछ नेगेटिव नंबर भी हैं जो हमारे सम को रिड्यूस कर देंगी। तो एक नाइव अप्रोच जो इस एल्गोरिदम के बारे में नहीं जानते और जो बिगनर्स है वो ये सोच सकते थे कि अगर हम कोई भी ऐसा सब एरे ले लें जो सारे पॉजिटिव नंबर से बना हुआ है तो उसका सम पॉजिटिव कुछ आएगा और सबसे बड़ा आएगा, क्योंकि हमने उसमें कोई भी नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं करा है जिससे हमारा सम रिड्यूस हो। तो तुम्हें यही लगेगा स्टार्टिंग में कि हम वो वाला सब एरे ले लेंगे जो पॉजिटिव नंबर से बना है और उसका ही मैक्सिमम सम होगा। बट अगर मान लो तुम ऐसा करते हो और मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया 1 2 -1 और 4, तो अगर तुम इसमें सिर्फ पॉजिटिव सब एरे देखते हो तो एक 4 है जिसका सम 4 आया, 2 + 1 3 है जिसका सम 3 आया। बट अगर तुम पूरे एरे का सम देखोगे तो अभी भी वो इन इंडिविजुअल सब एरे से ज़्यादा है। तो हमें ये बात पता चलती है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे सब एरे में नेगेटिव नंबर हमेशा नुकसान ही करेंगे, क्योंकि हमने इस नेगेटिव नंबर को इंक्लूड कर लिया तो हमारे पास अब ऑप्शन है कि हम अगले नंबर को भी ऐड कर सकते हैं। अगर हमने इसको नहीं इंक्लूड करा होता तो अगले नंबर को हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो हमारी सीरीज कॉन्टिन्यूस नहीं होती। तो हमें ये पता लगा कि हम अपने सब एरे में नेगेटिव नंबर भी डाल सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी डाल सकते हैं। तो अब ये कैसे पता लगाएं कि हमें कौन सा सब एरे लेना है, कितने नेगेटिव नंबर लेने हैं, कितने पॉजिटिव नंबर लेने हैं, कब तक लेना है, सारा तो नहीं ले लेना, कैसे सिलेक्शन करें। तो यार इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी है कि मान लो अगर हमने यही सेम एरे लिया, एक दूसरा एग्जांपल जिसमें -4 है यहाँ पे, और हम इसका सम निकालते हैं, तो हमारे इंडिविजुअल जो पॉजिटिव सब एरेज हैं उनके सम देख लेते हैं। तो 4 1 + 5 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, तो यानी कि इंडिविजुअल इसका 3 है, इसका 5 है। हमने इन तीनों का लिया तो -1 आया, हमने इन सब का लिया तो 4 आया। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि हमारा पूरे सब एरे, अगर हम पूरा एरे लेते हैं तो उसमें सम हमारा रिड्यूस हो जाता है, जबकि ऊपर वाले केस में इंक्रीज हो रहा था। तो ये हम कैसे डिसाइड करें कि कब इस नेगेटिव नंबर को हमें लेना है और कब नहीं लेना, यही हमारा मेन मोटो है इस एल्गोरिदम का। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि कोई ऐसा सब एरे है जिसके पास कुछ पॉजिटिव सम पड़ा हुआ है और हम आगे के एलिमेंट भी कुछ पॉजिटिव लेते हैं, तो इन दोनों को कंबाइन करने से हमारा जो रिजल्टेंट होगा पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कुछ बड़ा होगा। अगर मान लो यही पहला वाला जो सब एरे है तुम्हारा ये नेगेटिव हो जाए और आगे वाला कुछ पॉजिटिव है, तो अगर तुम इन दोनों को कंबाइन करोगे तो पहला वाला कभी भी तुम्हें प्रॉफिट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो हमेशा कुछ नेगेटिव
ये ज़ीरो ही इंक्लूड करेगा तुम्हारे वाले सब एरे में, तुम्हें वो कुछ प्रॉफिट पॉजिटिव नंबर ला के नहीं दे रहा। तो कभी भी ऐसा हो कि किसी सब सब एरे का सम नेगेटिव हो जाए, तो बेटर यही रहता है कि हम उस सब एरे को वहीं पे छोड़ दें। यानी कि जैसे तुम देखो 1 + 2 3 हुआ, फिर इसमें -4 अगर हम ऐड करेंगे तो ये -1 हो जाता है। तो हमने देखा कि ये सब एरे -1 हो गया, तो हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया। आगे के जो नंबर होंगे हमने उनको ऐसे मान लिया कि ये हमारा नया सब एरे की तरह हम इसको निकाल रहे हैं। तो ऐसे कर करके जितने भी सब एरेज के सम हमारे पास पॉजिटिव आएंगे, उन सब में से जो मैक्सिमम होगा हम उसको अगर सेलेक्ट कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें एक ट्रिकी केस भी है जो कि हम कोडिंग सेक्शन में देखेंगे, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना। तो यार जैसा कि मैं बता रहा था, ये इन कंपनी में देख लो कि बहुत पूछा गया है, गोल्डमैन सैक्स, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, पेपाल। तो ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, मतलब इजी है लेकिन काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो अगर फ्यूचर में कभी गलती से तुम्हारे इंटरव्यू में आ जाए तो इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना और फटाफट इसको सॉल्व कर लेना। तो इसके कोडिंग पार्ट में चलते हैं। तो तुम्हें एक फंक्शन दे देते हैं। जनरली क्या होता है, जब भी तुम इंटरव्यूज देने बैठते हो तो तुम्हारे को वहाँ पे पूरा कोड नहीं लिखना होता। वो एक प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में तुम्हें सिर्फ एक फंक्शन बनाना होता है। तो वैसे ही ये एक फंक्शन बना हुआ है जिसमें तुम्हें एक वेक्टर इंट एरे मिलेगा, यानी कि एक एरे मिलेगा जो कि इंट टाइप का होगा और ये कांस्टेंट है, यानी कि इसमें तुम चेंजेस नहीं कर सकते एरे में। तो ऐसे तुम देख सकते हो कि जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ऐसे करते हैं। तो हमने क्या करा, हमने एक इंट लॉन्ग सम नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हम सब एरे के सम स्टोर करवाएंगे। एक मैक्स नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हम जो करंट मैक्स है हमारे सारे सब एरेज में से वो रखेंगे और यही हमारा फाइनल आंसर देगा। तो एक नई चीज़ तुम्हें मैं बताने वाला हूँ कि कैसे तुम एरे में से मैक्सिमम एलिमेंट सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट से निकाल सकते हो। वैसे तुम जनरली निकालते हो तो नाइव वे यही होता है कि फॉर लूप लगा के एक मैक्स वेरिएबल का काउंट रख के कि अब तक में जो भी मैक्सिमा है वो उसमें स्टोर करवा के वो हम निकालते हैं। तो वो सारा काम हम इनबिल्ट फंक्शन मैक्स अंडरस्कोर एलिमेंट से भी कर सकते हैं। तो अगर तुम एरे यूज़ करते हो तो मैक्स अंडरस्कोर एलिमेंट ए कॉमा ए प्लस एरे का साइज, जैसा कि हम सॉर्ट फंक्शन के साथ यूज़ करते थे वही सेम चीज़ होती है। लेकिन अगर तुम वेक्टर यूज़ करते हो तो वेक्टर में हमें ए डॉट बिगिन यानी कि वेक्टर की स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, कॉमा ए डॉट एंड वेक्टर की एंड पोजीशन क्या है, हमें यहाँ पे रेंजेस देनी होती है और वेक्टर की रेंज हम बिगिन और एंड से निकालते हैं। यानी कि ये दो पॉइंटर हमारे को बताते हैं वेक्टर में कि कहाँ से कहाँ तक वेक्टर सेलेक्ट करना है। तो हमने स्टार्टिंग से लेके एंड के एलिमेंट में देख लिया कि मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। तो मैक्स एलिमेंट तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू नहीं देता, वो तुम्हें पोजीशन देता है कि मैक्सिमम एलिमेंट कौन से पोजीशन में पड़ा हुआ है डायरेक्टली। तो इसके आगे हमने अगर पॉइंटर लगा दिया तो उस पोजीशन की वैल्यू हमारी एक्स में स्टोर हो जाएगी। अब ये चीज़ हमने क्यों निकाली, हमने मैक्सिमम एलिमेंट एरे का क्यों निकाला, वो इसलिए निकाला कि मान लो अगर हमारा मैक्सिमम एलिमेंट ही नेगेटिव हुआ, यानी कि एरे में सारे एलिमेंट ही हमारे नेगेटिव हुआ, तो हमारा ये किडेन एल्गोरिदम फेल कर जाएगा, क्योंकि हमारे को एक भी सब एरे ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें सम पॉजिटिव होगा, तो हम कुछ भी स्टोर नहीं कराएंगे। और अगर सारे एलिमेंट हमारे नेगेटिव हुआ तो हमारा आंसर सिंपल होगा, जो सबसे कम नेगेटिव है, जैसे मान लो -4 -2 -1 है, तो -1 हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा, क्योंकि नेगेटिव में ऑर्डर एक्सचेंज हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमारा सबसे मैक्सिमम एलिमेंट होगा एरे का, अगर वो नेगेटिव होगा तो हम उसी एलिमेंट को रिटर्न करा देंगे कि ये हमारा मैक्सिमम सम पॉसिबल है। वरना हम अपना किडेन एल्गोरिदम यूज़ करेंगे 0 से एरे के ए डॉट साइज से तुम वेक्टर का साइज कभी भी पता लगा सकते हो कि वेक्टर में तुम्हारे कितने एलिमेंट है। तो 0 से लेके जितने एलिमेंट है वहाँ तक हम आइटरेट करेंगे, सम में हम हर एक एलिमेंट धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे। कहीं पे भी हमारा सम अगर लेस देन 0 होता है तो हम सम को दोबारा से 0 कर देंगे कि यहाँ पे हमारा ये वाला सब एरे का पार्ट ख़त्म होता है। तो अगर मान लो हमारे सम में कुछ पॉजिटिव वैल्यू आई और हमने ये जो मैक्स एलिमेंट स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करा था ये उससे बड़ी वैल्यू है, यानी कि मैक्स में मान लो कुछ 3 सम पड़ा हुआ था कि मैक्सिमम सम अब तक का 3 है,
लेकिन अब हमारे सम में मैक्सिमम सम 5 आ गया है, तो हम क्या करेंगे कि मैक्स को अपडेट कर देंगे 5 से। ऐसे करते करते जब ये पूरा लूप रन करेगा तो लास्ट में हमारे मैक्स में मैक्सिमम वैल्यू पड़ी होगी जो पूरे सब एरे की होगी, और सिंपली हम उसको रिटर्न कर देंगे। आई होप एक वेबसाइट मैं रेफर करना चाहूँगा, सी प्लस प्लस रेफरेंस नाम करके है। कभी भी तुम कोई भी एसटीएल के बारे में पढ़ना चाहते हो अगर सी प्लस प्लस में, तो मेरे को ये वेबसाइट गीक्स फॉर गीक्स से ज़्यादा बेटर लगती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सही कंटेंट होता है, डिटेल में होता है और हर एक चीज़ का यूज़ होता है। जैसे तुम देख सकते हो ये वेक्टर के बारे में बता रहा है हमें, तो वेक्टर तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारी डेफिनेशन से लेके तुम क्या क्या चीज़ें कर सकते हो पूरी डिटेल में है। यहाँ पे तुम्हारे सारे फंक्शंस के बारे में दिया हुआ है जो इनबिल्ट फंक्शन सी प्लस प्लस प्रोवाइड करता है। तुम किसी भी फंक्शन पे क्लिक करोगे तो तुम्हें उस फंक्शन को कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन होती है। और एक कोड भी, सैम्पल कोड दिया हुआ होता है कि तुम्हारे को अगर इम्प्लीमेंटेशन देखनी है बेसिक लेवल पे तो तुम कैसे देख सकते हो। तो कभी भी कोई भी एसटीएल तुम्हें सी प्लस प्लस का सीखना हो तो सी प्लस प्लस रेफरेंस साइज का तुम इस्तेमाल कर सकते हो, ये काफ़ी हेल्प करेगा। वेक्टर के बारे में भी आज इस पे जाके थोड़ा सा पढ़ना, और आज के बाद जब भी एरे के क्वेश्चन करो तो कोशिश करना कि हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा वेक्टर का यूज़ करो। सो थैंक यू सो मच गाइस। जिन लोगों ने भी यार प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते हम मैथ्स के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स में बहुत लोग पीछे रहते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन बहुत लोग कर नहीं पाते, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैथ्स के होंगे अगले हफ्ते हम वो सारी चीज़ें करेंगे। जैसे मॉड्यूलर अर्थमेटिक्स हो गया, जीसीडी हो गया, प्राइम हो गया, और भी नंबर थियरी के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे अगले हफ्ते, ताकि यार एक बार ही तुम्हारी वो सारी चीज़ें ग्रैस्प हो जाए। एरे का पार्ट मैंने करवा दिया है तो फिर हम आगे आने वाले वीडियोस में थोड़ा फास्ट चल पाए।